कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सुमन की अम्मा गायत्री जी सुबह सवेरे 7 बजे पहले शिवम को तैयार देखी के स्टील के खाने के डिब्बे में सब्जी दुई पराठा रखी। थोड़ा खींचते हुए बोली, खा लियो, लौटाई के ना लाके लेके आइयो। हाँ, तुम्हारी मैम फीस बोलिन राही, कितने रुपया चाहिए? ये सुनकर सीताराम जी चौके के पास पहुंच गए। शिवम बड़े नम्र स्वर में बोला, अम्मा 200 रुपये चाहिए। ये कहकर मुस्कुराने लगा। सीताराम जी थोड़े चिंतित स्वर में बोले, अभई बस 5वें माह हो, तुम्हारे स्कूल माँ फीस के बड़ी जल्दी रुपया बढ़त है। अच्छा ये लेवा, संभाल के रखे। ये कहकर उसने अपने कुर्ते की जेब से रुपये निकाल कर दे दिए। बाबू देर होत ना होए तो हमका अपनी साइकिल से छोड़ देवा। ये सुनकर सीताराम जी खींच गया। तुम हमार साइकिल ना ही चला सकत हो, ले जावा करो, का हम मना करी थे? ये सुनकर हंसने लगा। शिवम बड़े चिंतित स्वर में बोला, बाबू तुम्हार साइकिल बड़ी की है, हमका थोड़ी छोटी चाहिए। हम तुम्हार साइकिल एक तो पुरान दूसरी खड़खड़ होत है, हमका नई साइकिल चाहिए। ये सुनकर दादी हंसने लगी। सीताराम जी थोड़ा खींचते हुए बोले, अच्छा चलो स्कूल भेज आई, बाद में सोचब। ये कहकर उसका हाथ थामकर घर के बाहर ले आए। गोमती देवी बड़े चिंतित स्वर में बोली, दुल्हन इतना खर्चा होत ना होए तो इका नई साइकिल दिलाए देव। ये सुनकर वह स्तब्ध हो गई। गायत्री जी बड़ी चिंतित स्वर में बोली, ऐसन बिटिया के ब्याह का कर्जा चौधरी का बाकी है, ऊपर ही लड़का का नखरा, रोज कोई ना कोई फरमाइश बतावा करत, पढ़ाई लिखाई ले वही बहुत है। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगी। गोमती देवी बड़े उत्साहित हो बोली, दुल्हन ई भैंसिया का दूध 2 बाल्टियां भर के सुबह शाम निकलत है, कौन इतना खावा जात है? माठा निकलत है, वही नहीं खावा जात। ऐसन करो, किलो 2 किलो रोकी के बाकी बाबूराम हलवाई को भिजवा दिया करो, कछु तो रुपया मिली, कहो तो हम अपन लड़का से बात करी। ये सुनकर उसने हामी भर दी। हाँ अम्मा, तुम ही बात करो, हम करी तो कहूँ चिल्लाए ना लगे। अच्छा अम्मा, गेहूं की बोरी राखी धोए खातिन कोठरी से निकाल लाई। ये कहकर चौके के पीछे हिस्से में चली गई। गोमती देवी पीछे कमरे के बगल में दूसरा कमरा बना, जिसका दरवाजा चौके के आगे बरामदे से थोड़ी दूरी पर था, चली गई। गायत्री जी जब गेहूं की बोरी आंगन में बाहर निकाल कर धोने के लिए लाई तो अम्मा को ना देखकर सोचने लगी कि हो सकता है आराम करने गई हो। गायत्री जी आंगन में ही नल के पास रखी बाल्टी में पानी भरकर धीरे धीरे गेहूं धोकर डलवे में रखने लगी। सोचने लगी कि गेहूं छत पर फैला दिए तो सूख जाए, जल्दी से फिर काल चक्की माँ पिसवावे का दे देगी। संकोच बस कमरे में ना ही गई कि कौन अम्मा का सोत भय जगाई। अभी सोच ही रही थी कि अम्मा का धोती के पल्ले के एक किनारे को कमर में खोसते देखा। गायत्री जी अपनी सास को देखते ही बड़ी चिंतित स्वर में बोली, अम्मा तुम हियन जरा देर बैठी जाओ, हम छत पर धोती फैलाए के गेहूं सूखे का डाल आई। ठीक है। अभी गायत्री जी खूंटे पर टंगी धोती उतार कर कंधे पर रखकर गेहूं से भरी बाल्टी उठाकर सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि सामने से सीताराम जी ने देखा तो बड़े चिंतित स्वर में बोले, तनी ठहर जाओ, भगवान कहीं पाँव फिसल जाए तो चोट लग जाई। ये सुनकर वहीं पर रुक गई। गायत्री जी बड़े नम्र स्वर में बोली, सुमन के बाबूजी अगर बाल्टियां छत पर पहुंचाए देओ तो बहुत बढ़िया बात। ये सुनकर वे मुस्कुराने लगे। गायत्री जी छत पर हाथ में धोती पकड़े चली गई। पीछे पीछे 2 बाल्टी गेहूं और फिर उसके बाद 2 डलवा लिए सीताराम जी छत पर पहुंचा दिए। गोमती देवी ने अपने लड़के को उसकी पत्नी की मदद करते देखा तो सोचने लगी कि एक हमार जमाना रहे कि मजाल कछु मुंह से निकल जाए, घूंघटा काढ़े काढ़े।
माँ सर से पसीना तलवन तक आ जात रहे। दिन भर की थकी रात का भी सोवत सोवत अपनी सास के पांव दबाए के तब सोवे जात रहे। समय के साथ सब धीरे धीरे बदल जात हैं। फिर हमार लड़का बहुरिया हमका चाहत कहू का कमती है, कभू इनके कमी महसूस नहीं होवन दी। ये सोच के आंखें नम हुई गई। गायत्री जी ने छत से सीढ़ियां उतरते हुए सास को आंसू पोंछते हुए देख लिया तो फौरन डलवा आंगन माँ एक किनारे रखी के बड़े चिंतित स्वर में बोली, का भा अम्मा। ये सुनकर उन्होंने गर्दन हिला दी कि कहीं कुछ नहीं। गोमती देवी रुंधे गले से बोली, कछु नहीं बिटिया की याद आवत है। हर समय चिड़ैया जैसन चहका करत रहे, सुना सुना लगत है। ये कहकर सामने अपने लड़के को खड़ा देखा। बरामदे में एक किनारे अपने पास चारपाई पर सीताराम जी को बैठाते हुए थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, भैया ई लो 2000 रुपया, बड़े दिनन से जुगई के राखे है। शिवम साइकिल की जिद मचाए, ऊका भी अपने संगी साथी देखी के इच्छा होत हुई कि हमरे पास भी साइकिल होत तो कितना अच्छा होत। ये कहकर पल्लू में बंधे रुपये निकालकर उसे दे दिए। गायत्री जी दूर खड़ी चौके के दरवाजे पर यह सब देख रही थी। उसके खुशी के मारे आंसू छलक आए। सीताराम जी ने रुपये लेकर थोड़ा सकुचाते हुए कहा, ठीक है अम्मा, काल शिवम के स्कूल की छुट्टी होए तो हम कस्बा के साथ माँ के जाय के उका दिला देवे। ये कहकर उन्हें रुपये वापस संभाल के रखने को कह दिया। गोमती देवी बड़े चिंतित स्वर में बोली, काली रुपया जाए से पहले ले लियो। और एक बात कही, दूध 2 बाल्टियां रोज निकलत है वे, थोड़ा बहुत रोकी के बाबूराम हलवाई का बेच देवे तो कुछ रुपया मिल जाई। ऐसन कछु घर माँ खोवा बनाए लेवे, रबड़ी बना लेवे, माठा बनाए लेवे। अहू हुन करत परोस माँ जगपाल की अम्मा रोजे लोटा भर सुबह शाम दूध खातिन दरवाजे पर खड़ी रहती है। हमरी बिटिया की गाड़ी देखी के मुंह बिचकाइन अब ना देखे, लेखा होए तो रुपया देव तब देव। ये सुनकर सभी हंसने लगे। सीताराम जी चारपाई से उठकर आंगन के दूसरे ओर रखी चप्पल पहनकर बोले, जाइत है अम्मा, बाबूराम हलवाई से बात करे। ये कहकर घर से बाहर निकल गए। आज इतवार छुट्टी का दिन था। सुबह सवेरे 6 बजे उठकर पहले सीताराम जी ने घर के बाहर निकलकर साफ सफाई कर अपनी भैंस को चारा दिया। गायत्री जी गोबर उठाकर छत पर रखने लगी। शिवम भी साथ साथ मदद करने लगा। सीताराम जी ने चारा खिलाने के बाद चौखट से ही जोर की आवाज लगाकर बोला, अम्मा लौट के खाना खावे, अभई जाइत देखे। ये कहकर चला गया। गायत्री जी बड़े चिंतित स्वर में बोली, अम्मा चौके माँ जरा चूल्हे पर सब्जी चढ़ी देख ही लियो, हम भैंसिया के दूध दुहे जाइत है। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। गोमती देवी ने देखा चूल्हे पर सब्जी पक गई। खिचड़ी भी चूल्हे के नीचे जलते हुए कोयले पर चढ़ी एक पक गई, घोटने वाली है। तुरंत कनस्तर से चावल निकालकर भिगोना में पकाने के लिए चूल्हे से सब्जी उतारकर चढ़ा दिया। दाल भी चमचा से घोट दिया। फिर हाथ धोकर कनस्तर से आटा निकालकर छान दिया। अभी हाथ धोकर चावल का माड़ निकालकर कटोरे में डाल रही थी कि गायत्री जी दूध से भरी बाल्टी लेकर बरामदे में एक किनारे रखने लगी। चौके में दरवाजे से झांककर खाना लगभग तैयार देखकर सोचने लगी कि अम्मा हमरी कितनी मदद करती है। ये सोचकर आंखों में आंसू छलक पड़े। गायत्री जी ने शिवम को नहा धोकर बाजार जाए खातिर तैयार हो रहा समझ गई कि बाबूजी से जिद करे कि आज ये साइकिल चाहिए। बड़े चिंतित स्वर में बोली, बाबूजी का खेते से आए देव, तभी नया कपड़ा पहनो, अभी घर के कपड़ा पहनो। ये सुनकर भुनभुनाने लगा। गायत्री जी चौके से बाहर आवाज सुनकर सास बाहर निकल आई। बड़े उत्सुकता से भर बोली, अभी खाना खाई के ई नए कपड़न माँ गिर जाई तो बाजार जाने लायक ना रहियो। चौके माँ जाओ, दुल्हन दाल चावल सब्जी सब हुई गे, बस रोटी सेक कर एका पहले खाना खिलाए दो, उके बाद और कोई काम कराइयो। ये सुनकर गायत्री जी चौके में चली गई। गोमती देवी बाहर दूध की भरी बाल्टी देखकर बड़ी थाली झौवा से निकालकर ढक रही थी कि सीताराम जी को सामने आंगन में आते हुए देखा। बड़े उत्सुकता से भरकर बोली, भैया तुम बाबूराम हलवाई से दूध दुहे के खातिर बोले रहो। ये सुनकर सीताराम जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सीताराम जी थोड़ा चिंतित स्वर में बोले, अम्मा हम बोले रहन
कि 8:30 बजे तक अपने नौकर का दूध के ले खातिन भेज दियो, बस कुछ देर में आवत होए। पर एका नापब की तीना दूध केर नपोनी तो घर में है ये नहीं। ये सुनकर गायत्री जी एक बड़ा लोटा चौके से ले आई। गायत्री जी लोटे को बाल्टी के पास रखकर बोली, सुमन के बाबूजी, ई लोटा में 1 लीटर दूध आवत है, यही से नाप दियो। ये सुनकर उन्होंने हामी भर दी। शिवम बरामदे में खाना खाकर बाहर के कमरे में तख्त पर बाजार जाने की तैयारी में कपड़ा बदलकर जैसे ही बैठा कि बाबूराम हलवाई के नौकर ने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोल दिया। आंगन से ही सीताराम जी ने उसे देखा कि दूध का बड़ा डब्बा ढक्कनदार और एक नपना हाथ में थामे हुए है। बड़े उत्सुकता से भर बोले, आओ चले आओ, अपन डिब्बा और नपना लेके। ये सुनकर आंगन में बरामदे में रखी दूध की बाल्टी के पास चला आया। गोमती देवी बड़े उत्साहित हो बोली, ई नपना कितने का है? ये सुनकर उसे हंसी छूट गई। नौकर रामू बड़े नम्र स्वर में बोला, अम्मा ये नपना 1 लीटर का है। ये कहकर बाल्टी से उस नपने के जरिए दूध निकालने लगा। ये सुनकर उन्होंने लोटा आगे बढ़ा दिया। गोमती देवी बड़े उत्साहित हो बोली, रामू ही लोटा माँ 1 लीटर दूध आवत है, नपना से निकाल कर लोटा माँ डालो तो समझ जाओ कि तुम्हारा नपना सही है। ये सुनकर उसने वैसा कर दिखा दिया कि सही तो है। उन्हें तसल्ली हो गई। अब रामू ने नपना से दूध निकालकर डब्बे में धीरे धीरे भरने लगा तो 15 लीटर दूध हुआ। उसके बाद थोड़ा माँ 1 लीटर दूध बचा तो उसे उन्होंने कहा कि इतने माँ घर माँ चाय पानी का रोक देवे। ये सुनकर उसने डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। रामू बड़े चिंतित स्वर में बोला, अम्मा मालिक पूछिन है कि दूध का हिसाब रोज का रोज हुई या महीना भरे माँ करियो। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा। गोमती देवी अपने लड़के सीताराम जी का मुंह देखने लगी कि क्या जवाब दे। गायत्री जी चौके से बाहर निकल आई। बड़े चिंतित स्वर में बोली, भैया रोज के रोज हिसाब में पता ना चली, खर्चा तो घर में लगे रहते है। ऐसा करो, महीना का महीना हिसाब करियो तो कुछ रुपया मिले है तो जमा कर देवे। ये सुनकर सबने हामी भर दी। रामू के जाने के बाद सीताराम जी थोड़ा खींचते हुए बोला, बात तो तुम्हार सही है कि महीना का महीना हिसाब होए तो कछु दिखी, पर रुपया जमा कहाँ करियो? घर में भी ज्यादा रुपये ना ही रख सकित तो का चौधरी के पास रखे जाई। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगी। गायत्री जी बड़े उत्सुकता से भर बोली, ई शिवम के सरकारी स्कूल के पास नवा सहकारी बैंक खुल गवा है, माधुरी खाता बनवाई के जमा करत रहो। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। गोमती देवी बड़े चिंतित स्वर में बोली, दुल्हन तुम ही बात कैसन जानती हो? ये कहकर शांत भाव से उसे देखने लगी। गायत्री जी बड़ी नम्र स्वर में बोली, हमका रामधन की महरिया बताइन, जब पिन्नी खावे आई रहे, कहत रही बड़ा आसान होत और हमार रुपया भी कहूँ नहीं खोवत, और तो और ज्यादा दिनन राखे रहत तो ब्याजो मिलत है। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। गोमती देवी बड़े चिंतित स्वर में बोली, भैया हर समय तो बंक में खड़ा न रहियो, कछु तो घर में रुपया खर्चा खातिर रखियो। ये सुनकर शिवम का चेहरा उतर गया कि पता नहीं बाबूजी साइकिल दिलाई हो या नहीं। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोले, अम्मा तुम ही से निश्चिंत रहो, तुमका हर महीने 1000 रुपया अलग से दे देवे, तुम अपना बक्सा माँ राखी लियो। ये सुनकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। गोमती देवी बड़े उत्साहित हो बोली, भैया अब तुम्हें खाना खा भयो हो, जाओ कस्बा बाजारे एका पहले साइकिल दिलायाओ, मार सवेरे से छटपटावत है। ये सुनकर उठकर उसके साथ बाहर निकल आए। सीताराम जी जैसे ही अपने लड़के साथ बाहर निकला तो देखा माधव अपनी बैटरी रिक्शा को जाने से पहले कपड़ा से झाड़ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, बाप बिटवा की सवारी कहाँ जा रही है? लगत कहूँ घूमे का सोच रहे हो। ये सुनकर सीताराम जी को हंसी छूट गई। हाँ भैया जिद्दियान हवे कि नई साइकिल चाहिए, हमरे पास तो रुपया ना रहे, अब इस मुश्किल से 10 दिन बीते, बिटिया की विदाई करे हैं, अम्मा जुगे राखे रहे तो वही दीन, कहीं की दिलाई देव तो सोचन की चली कस्बा हुए से दिलाई दे। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई।
माधव बड़े उत्साहित हो बोला, तो भैया देर काहे करत हो, 10 तो बजे वाले हैं, बाजार लगभ शुरू हो गई होगी, जल्दी से बैठो, अब भईन आधा घंटा भीतर पहुंचाए देत है, लोटानी में साथे लेत आइबे। ये सुनकर दोनों जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गए। सीताराम जी शिवम के साथ आधे घंटे भीतर बाजार पहुंच गए। आज इतवार बाजार का दिन भी था। चारों ओर कहीं जलेबी छन रही, कहीं गोलगप्पे, चाट का ठेला लगा, कहीं सिले सिलाए कपड़े की दुकान, कहीं रेशमी सूती साड़ी बिक रही, कहीं 2 पहिया बड़ी साइकिल, 7 छोटी साइकिल बच्चों की, कहीं हर माल 5 रुपए जिसमें डिब्बा डिब्बी, चाकू छुरी डलिया कंघी आदि न जाने कितना सामान था। माधव ने बाजार के पास ही उन्हें उतारकर बड़े नम्र स्वर में बोला, भैया हियन दोपहरी के 3 बजे तक मिले, तब तक दूसर सवारी देखी थे। ये कहकर चला गया। बाजार की रौनक देखकर शिवम बड़े उत्साहित हो बोला, बाबूजी हम चाट और गोलगप्पा खाइबे, उके बाद साइकिल की दुकान चलावे। ये सुनकर सीताराम जी उसे चाट के ठेले पर ले आया। गोलगप्पे खाने के बाद जब उसका मन भर गया तो सड़क के दूसरी ओर साइकिल की दुकान पर ले आया। 4-5 तरह की साइकिल देखने के बाद नीले रंग की थोड़ी छोटी साइकिल अच्छी लगी, जिस पर बैठकर शिवम ने जांच लिया कि वह चला सकता है या नहीं। बड़े उत्साहित हो बोला, बाबूजी ये साइकिल हमरे मन भाई, हम यही लेब। ये सुनकर सीताराम जी मुस्कुराने लगा। साइकिल दुकानदार बोला, भैया ये तुम्हारा लड़का के मन मुताबिक है, यही ले लेवा। ये कहकर वह मुस्कुराने लगा। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, भैया ये साइकिल कितने रुपया के राय? ये कहकर शांत भाव से उसे देखने लगा। दुकानदार बोला, भैया ये साइकिल ऐसे तो 1100 रुपये कह रहे, पर हम तुमका 1000 रुपया में दे देवे। हमऊ ग्राहक के देखी के पहचानत है, बच्चन की जिद पूरी करे खातिर साधारण लोग अपन जेब नहीं टटोलत है, बस जो कहे सो पूरी करे की कोशिश करत है। ये सुनकर सीताराम जी ने उसे 1000 रुपया दे दिया। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, भैया ये साइकिल की रसीद दो। ये सुनकर वह स्तब्ध हो गया। सोचने लगा कि गांव के लोगन का भी कोई सामान खरीदे तो उसकी रसीद बारे में जानत है, हमका मालूम रहे कि साइकिल खरीदे के साथ साथ रसीदों मांगी। यही मारे 100 रुपया घटा के बोल दिया, जिमा हमारा टैक्स बच जाई। अब बोल दिया तो 1000 रुपया में रसीद सही देका पड़ी। बड़े चिंतित स्वर में बोला, हाँ भैया साइकिल की रसीद काटी थे। ये कहकर रसीद की किताब पर 1000 रुपया दाम तारीख सहित लिखकर उसे काट कर दे दी। अब शिवम के हाथ में साइकिल का हैंडल था। उसे अपने आप पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि अब उसके पास भी नई साइकिल है। साइकिल में ताला लगा ना देखकर सीताराम जी ने दुकानदार से ताला के लिए बोला कि इसमें ताला लगा नहीं। दुकानदार बड़े चिंतित स्वर में बोला, भैया अलग से लेना पड़त है, 50 रुपये का मिली, कहो तो देई। ये सुनकर सीताराम जी ने उसके हाथ में 50 रुपये थमा दिए। दुकानदार ने प्लास्टिक तार वाला ताला जो सिर्फ 20 रुपया दाम का, जिसे पहिया में फंसाकर ताला लगाया जाता है, उसे दे दिया। शिवम ऐसे ताले को पहचान जानता था। सो फट से लेकर अपनी साइकिल में पहले लगा कर देखा, फिर निकालकर बाबूजी के थैले में रख दिया। सीताराम जी ने सोचा कि अब भी बहुत टाइम है, मुश्किल से 12 बजे हुए। लाओ और बाजार घूमी। शिवम के साथ साथ बाजार इधर उधर घूमे लगे तो साड़ी पर नजर पड़ते ही सोचे लगे, हमारी अम्मा और मेहरिया की रोज की धोती पुरानी हो आई। जेब टटोले लगे तो देखिन छुट्टा 100 के 300 रुपये और 1000 रुपये का नोट, जो अपन मेहरिया से चलते बखत ले लीन रहे ऊ है। दुकान के पास शिवम के साथ साइकिल लेकर पहुंचकर एक और साइकिल खड़ी कर दी। बड़े चिंतित स्वर में शिवम से बोले, एका ताकत रहे हो, यहाँ से हटो ना, तुम्हारी अम्मा और दादी खातिर रोज पहने की धोती देख ली। ये सुनकर वह साइकिल का हैंडल पकड़कर खड़ा हो गया। दुकानदार उसे देखकर बड़े नम्र स्वर में बोला, लागत आज भैया का साइकिल दिलाए हो, अच्छा बताओ कौन तीना के धोती चाहिए? ये कहकर मुस्कुराने लगा। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, रोज पहने के सूती धोती अम्मा और अपन महेरिया खातिन चाहिए।
ये सुनकर वह धोती, सूती धोती एक से एक डिजाइन की दिखाने लगा। इतने रंग की धोती, जिमा तरह तरह की, कोई माँ फूल पाती तो कोई माँ लहरिया तो कोई माँ चोखा ना बने। सीताराम जी देख के भरमाए लागे, सोचे कौन सी खरीदे। बड़ी सोच विचार के बाद गुलाबी रंग माँ हरे फूल पत्ती, पीले रंग माँ हरे फूल पत्ती की मेहरिया खातिन, हरे रंग माँ पीले रहरिया, बैंगनी रंग माँ गुलाबी चोखाने की अम्मा की खातिन भागे। बड़ी चिंतित स्वर में बोले, यही 4 धोती भाई, अब बताओ भैया आके कितने रुपया भये। दुकानदार बड़े नम्र स्वर में बोला, भैया तुम्हार पसंद बड़ी नीक है, 4 धोती के 1300 रुपये भये, हम तुमका 50 रुपया छोड़ दिया, अब बताओ रसीद काटी। ये सुनकर सीताराम जी ने हामी भर दी। सीताराम जी ने अपने कुर्ते के अंदर बनियान में बनी जेब से 1000 रुपये, 200 के रुपये, फिर कुर्ते के ऊपर बनी जेब से 50 रुपये का नोट निकालकर उसे देकर रसीद ले लिया। दोनों रसीद कुर्ते के ऊपर बनी जेब से निकालकर अंदर बनियान वाली जेब में रख लिया। यह देखकर दुकानदार मुस्कुरा दिया। सीताराम जी ने धोती का थैला उठाया तो दुकानदार से बड़े नम्र स्वर में बोले, अच्छा भैया अपन घड़ी देखी के बताओ कितना टेम भवा। ये सुनकर वह अपनी देखने लगा। दुकानदार बड़े चिंतित स्वर में बोला, भैया ये घड़ी में 3 बजे वाले है, का कोनो बात है। ये सुनकर शिवम की हंसी छूट गई। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोले, भैया हमरे गांव में हमरे पड़ोसी टेम्पो चलावत है, उन्हीं के साथ आनहन, वही कह रहे 3 बजे तक जहाँ सारी टेम्पो खड़ी रहती है वहीं पहुंच जाओ, वही मारे पूछे हन। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा। सीताराम जी 10 मिनट में शिवम के साथ साइकिल लेकर टेम्पो स्टैंड पहुंच गए। माधव दोनों बाप बिटुआ का इंतजार कर रहा था। शिवम की साइकिल देखकर खुश हो गया, बड़ी उत्सुकता से भरकर बोला, शिवम बिटुआ तुम्हारी साइकिल बड़ी नीक है, लाओ एक का छत पर बने स्टैंड में रख दे। ये सुनकर शिवम ने उसे दे दी। माधव के साइकिल रखने के बाद दोनों बाप बिटुआ रिक्शा में सवार हो गए। पौने घंटे बाद अपने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजे पर बैटरी रिक्शा रुकी तो गोमती देवी तो खटिया डाले और गायत्री जी उनका इंतजार करते हुए चौखट के बाहर खड़ी दिखी। माधव ने बैटरी रिक्शा की छत से साइकिल उतारकर शिवम से बड़े उत्साहित हो बोले, अब बाबू की खड़खड़ साइकिल से ना जाया का पड़ी। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा। सीताराम जी ने माधव को आने जाने का 50 रुपया किराया दिया तो पहले उसने मना किया, लेकिन बाद में समझाने पर ले लिया। शिवम ने साइकिल पहले ही अम्मा के सहारे से उठवाकर आगे वाले कमरे में रख दिया और अंदर कमरे में कपड़े बदलने चला गया। सीताराम जी ने बैठक में तख्त पर बैठते हुए धोती की पन्नी को थैला से निकाल कर रख दिया। बड़े उत्सुकता से भर बोले, अम्मा तुमका लहरिया और चौखाने वाली धोती पसंद तो तुम्हारी उई तीना की और इनके फूल पत्तीदार धोती देखो तुमका भाई के नहीं। ये सुनकर दोनों सास बहू धोती देखकर अचंभित हो गई। सीताराम जी जब शिवम के साथ घर पहुंचे तो शाम के 4 बज चुके थे। शिवम अपनी नई साइकिल को यथास्थान रख थका होने के कारण अंदर कमरे में जाकर तख्त पर सो गया। लेकिन सीताराम जी अम्मा और मेहरिया खातिर लाई धोती बैठक में तख्त पर पॉलीथीन से निकालकर उनके सामने रख दिए। अम्मा और मेहरिया दोनों गुस्साए लगी। अम्मा बड़े चिंतित स्वर में बोली, काहे लाए हो भैया, कहूँ नवा खर्चा ना आ जाए। ये सुनकर वह मुस्कुराने लगा। सीताराम जी बड़े नम्र स्वर में बोले, अम्मा खर्चा तो लागे रहते हैं, तुम दोनों की रोजमर्रा की धोती खिया गहीन रहे सो ही मारे ला दीना, अब बताओ नीक है या नाही। ये सुनकर उनकी चेहरे पर मुस्कान छा गई। गायत्री जी पानी के साथ गुड़ देकर बड़े उत्सुकता से भरकर बोली, पहले पानी पी लेवा फिर देखब। ये सुनकर उसने गुड़ को खाकर पानी पी लिया। गायत्री जी बड़े उत्साहित हो बोली, अम्मा तो सबे नीक लाग रही, चोखाने लहरिया वाली तुम्हार और फूल पत्ती दार हमार, लाओ धोती भिगो देई जिसे हके माड़ी छूट जाए।
ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। गायत्री जी के जाने के बाद सीताराम जी तख्त पर अपनी अम्मा की गोदी में सर रखकर लेट गए तो वह सर पर हाथ फेरने लगी। बड़े नम्र स्वर में बोली, भैया तुम लोगन की यूं छोटी छोटी खुशियां देख के हमका लागत हम अपन पोता शिवम के ब्याह देखियो के अब हमारी आंखें बंद हुए। ये सुनकर सीताराम जी उठकर बैठ गए और आंखें छलक आई। सीताराम जी अपनी अम्मा के मुंह पर हाथ रखकर रूंधे गले से बोले, अम्मा ऐसा ना बोलो, तुम हो तो घर भरा भरा लागत है, बहू जी का थोड़ा भूल गए हैं, अब कबहू ऐसा ना बोलियो। अभी ऐसे महतारी बिटवा माँ बात चलत रहे कि सीताराम जी के फोन की घंटी घनघना उठी। फोन में तेजपाल जी का नाम देखी के बड़े चिंतित स्वर में बोले, क्या बात है भैया? सुमन कछु उल्टा सीधा बोल इनका। ये सुनकर गोमती देवी का चेहरा भी उतर गया कि पता नहीं क्या बात है। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं, बात यू आए कि हमरे भैया मतलब तुमरे दामाद की अगले सोमवार का सालगिरह बढ़ाई जाई तो उमा तुमको और तुमरे साथ साथ घर के सारे लोगन का हियन आवे का है। ये सुनकर गोमती देवी अचंभित हो गई। आंगन से आते हुए बैठक के दरवाजे पर खड़ी गायत्री जी ने भी सुन लिया। सुनकर आगे के खर्चे की सोचकर चेहरा उतर गया। अम्मा और हमरी महरिया का आप तो मुश्किल हुए, हम शिवम के साथे आ जावे। अगले सोमवार मतलब एक हफ्ता बाद दामाद जी सालगिरह बढ़ाई जाए। ये सुनकर उन्होंने हामी भरी और फोन रख दिया। गायत्री जी चाय के 2 गिलास तख्त पर रख दी और 1 गिलास लेकर वही जमीन पर बैठ गई। थोड़ा चिंतित स्वर में बोली, सुमन के बाबूजी पहले चाय पी लेवा, उके बाद सोचा जाए का किया जाए। चिंता तो बढ़ गए, बिटिया ब्याह है न तो यूं सब लागे रही, उमा कोनो नई बात नहीं है। ये सुनकर सबने बेमन चाय किसी तरह पी ली। चाय पीकर बैठे ही थे कि शिवम कमरे से निकलकर आ गया। सबके चाय के गिलास पिए हुए रखे थे। बड़े उत्सुकता से भर बोला, हमरी चाय कहाँ है? हमका जगाए नहीं सकत हो। सब पी लीन चाय, हमका नहीं दीन। ये कहकर दादी के पास बैठकर रोने लगा। गोमती देवी हंसने लगी। गायत्री जी बड़े नम्र स्वर में बोली, रो नहीं जी छोटा करत हो, 11 पर राखी है लेके आई थे, बोलो पराठा साथ खाइयो। तो पराठा माँ कड़वा तेल बुकनू लगाई के ले आई। ये सुनकर रोना बंद हाँ कर दी और अपनी अम्मा के पीछे पीछे चला गया। इधर सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले, अम्मा ही सुमन के ससुराल माँ दामाद की सालगिरह बढ़ाई जाए तो उमा का खर्चा लागी। ये सुनकर उनका चेहरा खर्चे की सोचकर उतर गया। गोमती देवी बड़ा थोड़ा सकुचाते हुए बोली, भैया सबके कपड़ा मिठाई फल और हुई सके तो लड़का का चैन या अंगूठी लागी। ये सुनकर सीताराम जी का फिर खर्चा का सोच के मुंह उतर गया। अम्मा इस सम्मा 10-12 हजार तो लगिन जाए, लड़का समधी के कपड़ा भी अच्छे होई का चाही और सुमन समधिन की साड़ी बनारसी होए का चाही। जेवर माँ सोने की चैन या अंगूठी लेवे, बहुत सस्ती तो मिलत नहीं, हमरे पास बहुत ज्यादा हजार खाड़ हुई, चली चौधरी से बात करी जाए। ये सुनकर जाने के लिए उठकर खड़े हुए तो अम्मा ने रुकने को कहा। गोमती देवी तुरंत जल्दी जल्दी अपने कमरे में बक्से से अंगूठी की डिब्बी जो चौधराइन शांति देवी ने दिया था वह ले आई। उसे देखकर गायत्री जी भौचक्की हो गई। थोड़ा सकुचाते हुए बोली, अम्मा यूं अंगूठी तो हम तुमका लड़का का दे खातिन दिया रहे, जब सुमन के चौथी की विदाई खातिन सब लोग आए रहे। ये सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। दुल्हन हमरी सुमन का ऐसे भेजे दीन, थोड़े बहुत जेवर बक्सा माँ नीचे कपड़न के दबाए के राखी रहती तो का बिगड़ जाते, यही मारे हम आपन खूंटे मैं बांध लिया, जब बहुते जरूरी हुई तब देवे। सीताराम जी बोले, अम्मा हमें ही मना किए रहे कि सुमन का जेवर के साथ ना भेजो, कछऊ हानि भी छुई जाए तो भरपाई कैसन करबा। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा।
गायत्री जी बोली, अम्मा ये अंगूठी का इंतजाम हुई गवे, अब खाली कपड़ा मल फल मिठाई खातिर रुपये का इंतजाम करेगा पड़ी। ये सुनकर सबके चेहरे पर राहत महसूस हुई। सीताराम जी थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, अम्मा चली चौधरी के घर, सांझ ढल गए, हल्का हल्का अंधियार होए लगे, घरे माँ हुई है, ये कहकर चौखट के बाहर निकल गए। सीताराम जी भैंसिया के खूंटे के पास खड़ी साइकिल उठाई, फिर खड़खड़ करत बढ़ाए दिए। सोचे लगे कि इस साइकिल के थोड़ी मरम्मत हुई जाए तो अके आवाज बंद हुई जाए। मोहनलाल सुनार के घर के आगे चचेरे भाई रामपाल की आटे की चक्की से दूसरी गली के नुक्कड़ पर ही बड़ा लोहे का गेट लगा चौधरी रविंदर सिंह का घर था। घर के सामने ही खाली पड़े मैदान में उनकी 4 पहिए की बड़ी गाड़ी खड़ी थी। गेट खुला हुआ चौधरी और चौधराइन शांति देवी दोनों सीताराम जी को सांझ ढले इस समय देखकर अचंभित हो गए। बड़े उत्सुकता से भर बोले, क्या बात है भैया, इस समय हम लोगन का याद कियो। ये सुनकर उसने साइकिल दीवार के सहारे एक और खड़ी कर दी। चौधरी रविंदर सिंह और चौधराइन शांति देवी दोनों लोहे के गेट के दोनों पल्ला खोले, गेट के पास ही प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे सांझ ढले ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। बाहर सड़क के उस पार खुला मैदान, जहाँ उनकी 4 पहिए की गाड़ी खड़ी, उसी के पास पीपल का पेड़ जिसके चारों ओर चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बैठकर अपनी पंचायत लगाते थे। अचानक सीताराम जी को देखकर अचंभित हो गए। कारण पूछने पर उसने दीवार के सहारे साइकिल खड़ी कर अपनी समस्या बता दी। चौधरी रविंदर सिंह बड़े नम्र स्वर में बोले, भैया इमा तुमका 15,000 कम से कम चाहिए, कछु गिरवी खातिर लाए या ब्याज दर रुपया चाहिए, महीना के हिसाब से 500 रुपये ब्याज दर लागी। ये सुनकर सीताराम जी थोड़ा चिंतित हो गया। शांति देवी घर के अंदर चली गई। वह रुपयों के लेन देन में बीच में कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। चौधरी जी गिरवी खातिर तो कछु नहीं लाए हैं, हाँ हम रुपया ब्याज दर लेकी सोच रहे गिरवी। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा। चौधरी रविंदर सिंह बड़े चिंतित स्वर में बोले, भैया काल आयो तब हमें किताब माँ लिखी के तुमका रुपया दे ही देबे, अब ही अंधेर होवत जाए रहा, वैसे तुम ही रुपया चुकता कैसन करियो। ये कहकर मुस्कुराने लगा। चौधरी भैया 2 महीना बाद गेहूं के फसल मंडी में ले जाके बेच देवे, उसे रुपया मिले तो आपके हिसाब चुकता करी देवे। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा। चौधरी रविंदर सिंह बड़े नम्र स्वर में बोले, भैया तुम कहाँ जाइयो मंडी फसल बेचे, ट्रैक्टर ट्रॉली कहाँ ढूंढियो, हमरे पास फिर आइयो, जब फसल कटी जाए तो हमरे गोदाम में गेहूं केर बोरी गिनाई के रखी दियो, मंडी पा बेची के फसल आपन रुपया काटी के बाकी तुम्हारा रुपया तुमको दे देवे। ये कहकर नमस्ते कर वे अंदर घर में चला गए। इधर सीताराम जी घर पहुंचा तो अम्मा चौखट पर बैठी इंतजार कर रही थी। भैंसिया के तबेले में एक किनारे साइकिल खड़ी करी थी कि उसने सामने माधव को देखा। बैटरी रिक्शा खड़ी कर उसने देखकर मुस्कुरा दिया। बड़े उत्सुकतावश बोला, भैया का बात बड़े परेशान लग रहे हो, कुछ बात हुई गई का। ये कहकर उसके घर की चौखट के करीब खड़ा हो गया। गोमती देवी चारपाई से उठकर बोली, आओ भैया दोनों लोग हियन बतियायो आयो, अभयनी पानी लाई के दे ही थे। ये सुनकर दोनों लोग चारपाई पर बैठ गए। सीताराम जी थोड़ा सकुचाते हुए अपने दामाद किशोर की सालगिरह बढ़ाई जाने की जरूरत पर चौधरी रविंदर से रुपये ब्याज दर से लेने की बात वृतांत पूर्वक बता दी। माधव बड़े नम्र स्वर में बोला, भैया 3-4 हजार रुपया केर बात हो तो बैंक माँ से निकाल के दे ही देता है, लेकिन तुमका कम से कम 15,000 रुपया चाहिए, अकेलिए तो चौधरी से ब्याज सहित ले का पड़ी। ये कहकर शांत भाव से उसे देखने लगा। सीताराम जी थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, हाँ भैया काल सवेरे हमका बुलाइन ले, रुपया देने खातिर, ब्याज हर महीना 500 रुपया लागी।
जब जरूरत है तो लेबे का पड़ी। ये सुनकर उसने हाँ की। माधव बड़े नम्र सुर में बोला, भैया हमका बाबूराम हलवाई से मालूम चला कि तुम आपन भैंसिया केर दूधों का बेचत हो। यही मारे सुबह शामों का नौकर रामू आके ले जावत है। हम पहले जो ले चुकेन तो ले चुकेन। अब ई महीना से हम सुबह शाम आधा आधा लीटर दूध जो लेत है, मतलब रोज का 1 लीटर हुईगा। ऊका हम हर महीना तुमको रुपया दे देबे। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, ऐसे तो तुमसे 1 लीटर दूध के रुपया जो हर रोज लेत हो लेकर मन ना रहे, लेकिन अब रुपयन की जरूरत ज्यादा है। बिटिया के ससुराल माँ हियन से ना पहुंची तो ऊका तो सुनने का पड़ी कि तुमरे मायके से नाई आवा, साथे हमरी नाक कटी की इतने हम लोग गए गुजरे है कि दे नहीं सकित। साल भर जो त्योहारी जाते जात है। माधव बड़े चिंतित स्वर में बोला, अच्छा भैया बाबूराम हलवाई कितने रुपए लीटर के हिसाब से दूध लगावत है। यह सुनकर सीताराम जी की अम्मा की ओर देखने लगे। करीब खड़ी गोमती देवी बड़े नम्र स्वर में बोली, भैया बाबूराम हलवाई 70 रुपए लीटर दूध लगावत है। हम अपने पोता से रोज कापी माँ लिखवा लेत है। ये सुनकर उसकी हंसी छूट गई। माधव बड़े उत्साहित हो बोला, बड़ी अम्मा तुम बहुत सियानी हो, तनिक भी हिसाब में गड़बड़ ना होए, यही मारे लिखवाई लेती हो। अच्छा हम 70 रुपया लीटर रोज के हिसाब से हर महीना तुमको दे देवे। यह कहकर मुस्कुराते हुए उठकर चल दिया। माधव के जाते ही सीताराम जी अपनी अम्मा साथ घर के अंदर चला गया। गोमती देवी बड़े उत्साहित हो बोली, दुल्हन सबकी थाली लगाओ, साथे तुम्हें खा लेवे। हाँ एक बात हमें कहे देत है, ये जो माधव हर महीना दूध के रुपये दे तो ऊ हम राखब। ये सुनकर सबने हाँ कर दी। गायत्री जी चौके में जाकर सबकी थाली परोसकर बरामदे में रखने लगी तो उतनी देर में शिवम ने सबके लिए गिलास में पानी भरकर साथ ही 1 लोटा पानी भी भरकर रख दिया। 15 मिनट बाद जब सभी खाना खा चुके तो सीताराम जी छत पर सोने चले गए। गायत्री जी आंगन में नल के पास बर्तन रखकर धोने लगी। बाहर के कमरे में शिवम लाइट जलाकर स्कूल का बाकी काम करने लगा तो पीछे पीछे गोमती देवी भी पहुंचकर उसके बगल में बैठ गई। शिवम अपनी दादी को देखकर समझ गया कि जरूर कोई बात है। बड़े उत्सुकता से भरकर बोला, दादी अम्मा का बात है जो बाबू के साथ छत पर सोए नहीं गई हो। ये कहकर शांत भाव से उन्हें देखने लगा। गोमती देवी ने माधव वाली बात वृतांत पूर्वक बता दी। थोड़ा सा कुचाते हुए बोली, रोज के 70 रुपया के हिसाब से महीना भर का कितना हुआ। ये सुनकर वह अपनी कॉपी में हिसाब लिखने लगा। 2100 रुपये हुए। दादी पोता दोनों खुश हो गए। सुबह सवेरे सारे नित्य क्रम से निवृत्त हो 7 बजे सीताराम जी अपनी 2 पहिया गाड़ी अर्थात साइकिल से खड़खड़ करते हुए चौधरी रविंदर सिंह के द्वारे पहुंच गए। उस समय चौधरी दही जलेबी खाने में व्यस्त थे। अचानक उसे देखकर बोले, आओ तुम्हारी राह ताकित रहे, तुम खाओ। ये कहकर एक दोने में 4-5 जलेबी रखकर उसे दे दी। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए गेट के पास रखी बोरी पर पलथी मार बैठ गया और खाने लगा। कुछ देर बाद चौधरी ने अपने नौकर को आवाज लगाकर बुलाया और बड़े उत्सुकता से बोला, तनिक हमार वही खाता मालकिन से निकलवा के ले आओ। ये सुनकर वह घर में चला गया। थोड़ी देर में वही खाता और उसी के साथ डोरी में लगी कलम से लेकर आया और मेज पर रख दिया। चौधरी रविंदर सिंह बड़े उत्सुकता से बोले, काहे सीताराम, तुम जो हमसे 15,000 रुपये बोले रहो उसे काम तुम्हार चल जाई, हमका लागत नहीं चल पाई। का ना लाई जाई का पड़ी। तेजपाल जी और उनके लड़का केर अच्छे कपड़ा केर पैंट बुरसेट और मुसियाइन और अपनी बिटिया खातिन बनारसी साड़ी कपड़ा शहर माले हो, सस्ते मंदे तो आवत नहीं, और गांव की बाजार से खरीदो हो तो तुम्हारे साथ साथ हमारी नाक कटवाओ, होड़ की रुपया तुमको नहीं दे सकित। ये सुनकर सीताराम जी का चेहरा उतर गया। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, आपका कर्जा कैसन चुकैबे, अबई फसील कटे माँ 3 महीना बाकी है। ये सुनकर चौधरी मुस्कुराने लगे। चौधरी रविंदर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अरे सीताराम, 3 महीना बीते माँ पता ना लगी, कभी फुर से दिन बीत गए।
रुपये तो हमका मिली जाई। ये कहकर वही खाता पर हिसाब लिखकर अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद वही खाता लेकर कुर्सी से उठे। फिर आगे बढ़कर चौखट पार कर अपने कमरे में जाकर अलमारी से रुपया निकाल कर लाए और कुर्सी पर बैठ गए। सीताराम जी को रुपये देकर बोले, गिन ले वो पूरे 20,000 रुपये आही के नहीं। ये सुनकर उसने रुपये उठा लिए। चौधरी रविंदर सिंह सोचने लगे, एका तो हमरे ऊपर पूरा विश्वास है और ये रुपया ना ही गिनी ऐसा लड़के चला जाए। ये सोचकर उसे देखने लगे, किंतु उसे रुपये गिनते देखकर अचंभित हो गए। सीताराम जी थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, मालिक ये माँ तो 500 के 10 रुपये कमती है। कहीं से आप 20,000 रुपये पर हमसे अंगूठा लगवाए हो? यूँ तो 15,000 रुपये आही। ये कहकर रुपये की गड्डी मेज पर रख दी। चौधरी रविंदर सिंह बड़े उग्रता से बोले, नाही सीताराम, तुमसे गिनती माँ कछु हेरा फेरी हुई है। हम पूरे 20,000 रुपया तुमको देना। ये कहकर उसे अचरज से देखने लगे। मालिक 500 के 10 नोट भवा 5,000, ऐसे 20 नोट 10,000 हुई गे। उसके बाद ई 10 नोट और तो हुई गे तो 15,000 बे। आप हमसे 20,000 पर अंगूठा लगवाए हो तो 500 के 10 नोट कमती भेना। ये कहकर थोड़ा घबराने लगा। चौधरी रविंदर सिंह अचरज में पड़ गए कि ई अनपढ़ गवार सीताराम का हिसाब करब कैसन आ गया। एक आप मूर्ख नहीं बना पड़वे। ये सोचकर खिसियाते हुए सदरी की अंदर जेब से 500 के 10 नोट और निकाल कर देख भी बोले, हम से रुपये गिने माँ चूक हुई गे। अच्छा भा, तुम अभई गिन लीनो। ये सुनकर सीताराम ने वह भी रुपये उठा लिए। सीताराम जी ने सारे रुपये अंगोछे में बांधकर कमर से लपेट लिया। थोड़ा सा कुचाते हुए बोला, मालिक सबे से भूल चूक हुई जात है। अच्छा अब हम चलित है। ये सुनकर चौधरी खिसियानी हंसी हंसते हुए सर हिला दिए। सीताराम जी के जाने के बाद चौधरी रविंदर सिंह सोचने लगे, हम सोचे रहन कि यूँ रुपया ना गिनी कुछ हेरा फेरी हुई जा तो कमा लेबे। खैर रहन देवे, ब्याजवा हम 500 का है और 600 को लिखा, उमा कमा लेबे। फसल एक ही हमें बेचे भी उमा कमा लेबे। आपन मुनाफा तो छोड़ब नहीं। अभी सीताराम जी सुनार के घर के आगे से निकल ही रहा था कि चौधरी के लठैत कल्लू और जग्गू पहलवान को देखकर घबरा गया कि अचानक माधव को देखा तो थोड़ी राहत महसूस हुई। वह समझ गया कि अचानक सीताराम का चेहरा क्यों उतर गया। बड़े उत्सुकता से बोला, भैया जल्दी घरे जाओ, तुमरे समधी शहर से आए है। पता नाही का बात है। हम घर के बाहर 4 पहिया गाड़ी देखन तो सोचा चली तुमका चौधरी के यहाँ से बुला लाई। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।